गुड मॉर्निंग 10th क्लास। बेटा ये हमारी आज की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 12। और आज हमारा पॉल साइंस का नया टॉपिक शुरू हो रहा है, सत्ता में साझेदारी। ठीक है, जब भी हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं सबसे पहले हमें उस टॉपिक का मीनिंग पता होना चाहिए कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। आपका टॉपिक है सत्ता में साझेदारी। ठीक है, सत्ता अर्थात शासन, साझेदारी का अर्थ है उसमें सबकी भागीदारी। हम इस विषय पर पढ़ेंगे कि किस प्रकार शासन में सबकी भागीदारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, होने के क्या फ़ायदे हैं, न होने के क्या नुकसान हैं। यही हमने इस टॉपिक में पढ़ना है। सत्ता में साझेदारी का विचार स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र से जुड़ा है। मतलब सत्ता में साझेदारी लोकतंत्र की एक विशेषता है। ठीक है, सबसे पहली बात हमने यही पढ़ी कि लोकतंत्र की विशेषता है कि लोकतंत्र में सत्ता में सबकी साझेदारी होनी चाहिए। संसार के बहुधा समाज विभिन्न जाति, रंग, भाषा आदि के आधार पर बंटे हुए हैं, इसलिए इन सामाजिक समूहों का सम्मान प्रदान करना अति आवश्यक है। आपको पता है किसी भी समाज में हर जाति के लोग रहते हैं, हर रंग हर वर्ग के लोग रहते हैं, और एक सही रूप से शासन तभी हो सकता है जब सत्ता में इन सभी को आप भागीदार बनाइए। सत्ता में साझेदारी के परिणामों को जानने के लिए हम बेल्जियम के उदाहरण की सहायता लेंगे। अब हमने जो ये सब पढ़ना है वो पढ़ना है हमने बेल्जियम के उदाहरण से, कि बेल्जियम जो है, बेल्जियम में क्या हुआ, क्या उन्होंने किया। ठीक है, कैसे हम पढ़ेंगे उसको वो हम देखते हैं अभी, कि बेल्जियम कहाँ का देश है। बेल्जियम जो है वो एक यूरोप का छोटा सा देश है। ठीक है, इसकी आबादी 1 करोड़ से अधिक है, थोड़ी अधिक है। इस छोटे से देश की समाज की जातीय बनावट बहुत जटिल। आप देखिए, हम बेल्जियम का उदाहरण लेकर पढ़ रहे हैं तो हम देखेंगे कि बेल्जियम में जो कौन कौन से जातियाँ कितनी रहती हैं। जैसे 59% आबादी फ्लैमिश क्षेत्र में रहती है और डच भाषा बोलती है। ठीक है, 59% लोग जो हैं वो फ्लैमिश इलाके में रहते हैं और डच भाषा बोलते हैं, जबकि 40% आबादी वेलोनिया क्षेत्र में रहती है और फ्रेंच बोलती है। ठीक है, अब कितने हो गए, ये 99% हो गए। राजधानी ब्रुसेल्स में 80% आबादी फ्रेंच भाषी है, जबकि 20% डच। और जो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच बोलने वाले हैं और 20% लोग जो हैं वो डच बोलने वाले हैं। ठीक है, मतलब इसका उल्टा हो गया वहाँ। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर हैं, जिनकी संख्या कम है। जो फ्रेंच बोलने वाले हैं जिनकी संख्या कम है, जो अल्पसंख्यक हैं वो ज़्यादा अमीर हैं, समृद्ध हैं और ताकतवर हैं। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास, शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराज़गी थी। अब जो डच भाषा बोलने वाले लोग थे, जो बहुसंख्यक थे, जिनकी संख्या ज़्यादा थी, उनको इस बात से बहुत ही एक नाराज़गी थी कि जो ये अल्पसंख्यक लोग हैं ये ताकतवर भी हैं, समृद्ध भी हैं, आर्थिक और सामाजिक रूप से ये अधिक समृद्ध हैं। इसके चलते 1950 और 60 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। अब क्योंकि दोनों के बीच में अंतर था तो दोनों के बीच में एक तनाव बढ़ने लगा। जो डच भाषा बोलने वाले लोग थे उनकी संख्या अधिक थी, परंतु जो राजधानी थी बेल्जियम की वहाँ उनकी संख्या कम थी। देखिए, ये पूरे बेल्जियम की बनावट है और इसी सारी बनावट को आप पॉइंट्स में लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे बेल्जियम की जातीय बनावट, और उसकी जातीय बनावट में जितने पॉइंट्स इसमें हैं वो सब लिखेंगे। ठीक है, और इसको आप एक डायग्राम के साथ भी शो करेंगे। कैसे? आप बेल्जियम की जातीय बनावट हेडिंग डालेंगे। अब आप यहाँ पर डालेंगे फ्लैमिश इलाका, फ्लैमिश लिखेंगे 59%, और फिर आप लिखेंगे भाषा कौन सी यहाँ पर बोलते हैं, डच भाषा। दूसरा लिखेंगे आप वेलोनिया में 40%। ठीक है,
ये रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर बीच में डाल देंगे आप बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। फिर ब्रुसेल्स में बिल्कुल इसका उल्टा जो जो यहाँ पर लिखा है उसको आपने इस डायग्राम से भी शो करना है, ठीक है, और पॉइंट्स में भी लिखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये देखो बेल्जियम का आपको नक्शा दे रखा है और पूरा ब्रुसेल्स जो उसकी राजधानी है वहाँ पर दिखा रखा है। राजधानी में 80% फ्रेंच बोलते हैं, मतलब उल्टा है, और 20% जो है वो डच बोलते हैं, ठीक है। अब क्योंकि दोनों के बीच तनाव बढ़ने लगा, दोनों में डिफरेंसेस आने लगे, तो 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम ने अपने संविधान में 4 बदलाव किए, ठीक है। अब क्या किया, बेल्जियम ने देखा कि उनके यहाँ जातीय बनावट इस प्रकार की है, फ्रेंच भाषी अल्पमत में है, तब उन्होंने अपने संविधान में 4 बदलाव किए ताकि उनके देश में रहने वाले लोगों को किसी प्रकार का बेगानापन महसूस न हो। तो उन्होंने क्या किया कि किसी भी वर्ग में टकराव ना हो, इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कौन सी कदम उठाई, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये याद रखना है, क्वेश्चन में भी आपको लिखना है। सबसे पहले केंद्र सरकार ने डच व फ्रेंच भाषी मंत्रियों की समान संख्या, उन्होंने कहा जो भी सरकार बनेगी उस सरकार में डच बोलने वाले और फ्रेंच बोलने वाले दोनों की संख्या, दोनों मंत्री बराबर होंगे। देखिए कितना अच्छा फैसला है, ताकि किसी को भी बेगानापन महसूस ना हो। दूसरा, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियाँ देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकार को दी गई। दूसरा उन्होंने क्या किया कि जो केंद्र सरकार की शक्ति थी उसको उन्होंने क्या किया, अपने से नीचे वाले इलाकों में भी क्षेत्रीय सरकार को भी दे दी, ठीक है ना। अपने कुछ अधिकार उन्होंने नीचे वाले क्षेत्रों में भी दे दिए, ठीक है। दूसरा, ब्रुसेल्स में अलग सरकार है, इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। अब ब्रुसेल्स में बिल्कुल स्थिति उसकी उल्टी थी, ठीक है, तो वहाँ पर भी दोनों जो भी सामुदायिक सरकार बनेगी, दोनों जो सरकार बनेगी उसमें दोनों समुदायों को बराबर बराबर प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ दिया गया। सामुदायिक सरकार का निर्माण, इनका चुनाव संबंधित भाषा के लोगों के द्वारा होता है। इस सरकार के पास सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा भाषा संबंधी शक्तियाँ हैं और सबसे ऊपर केंद्र सरकार, फिर राज्य, फिर एक समुदाय की सरकार। और ये जो समुदाय की सरकार बनेगी, इस समुदाय का जो चुनाव किया जाएगा इसी भाषा के लोग करेंगे, क्योंकि किसी भी समुदाय, एक छोटा समुदाय को मान लीजिए, वहाँ के इलाके के लोग ज़्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं, इसलिए वहाँ पर हमने क्या किया, वहाँ पर हमने कहा इस भाषा के लोगों को अधिकार है कि वो अपनी सांस्कृतिक, शैक्षिक और भाषा संबंधी। इसके बाद आगे देखिए, अब देखिए, अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा है, बेल्जियम में किस भाषा को बोलने वाले बहुसंख्या में है। ये आपने अभी जितने पॉइंट्स आप लिखेंगे, देखिए बेल्जियम की जातीय बनावट अलग है और बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स की जातीय बनावट अलग है, ये ध्यान में रखेंगे आप। तो बेल्जियम में पूछा है, तो बेल्जियम में कौन सी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, आप अपने पैराग्राफ में देखिए कि बेल्जियम में डच भाषा बोलने वाले लोग ज़्यादा रहते हैं, है ना, ठीक है। चलिए आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा बेल्जियम के टकराव रोकने के लिए सही कदम नहीं था। सबसे पहले उन्होंने क्षेत्रीय सरकारों को शक्तियां दी, बहुत अच्छा काम किया, इससे टकराव रुका। सामुदायिक सरकार बनाई, बहुत अच्छा किया। सामुदायिक का अर्थ सबसे पहले केंद्र सरकार, उसके नीचे राज्य सरकार, फिर सबसे छोटी सामुदायिक, एक छोटे समुदाय की, ठीक है, ये भी अच्छा किया। सामुदायिक सरकार को चलाने के लिए उन्होंने राज्यपालों की नियुक्ति की नहीं, ये गलत है, उन्होंने राज्यपालों की नियुक्ति नहीं की, वहीं के लोगों को उन्होंने वहाँ का शासन संभालने की जिम्मेदारी दी, तो ये कदम नहीं था। और ब्रुसेल्स में अलग सरकार थी, क्यों, क्योंकि वहाँ पे जातीय बनावट अलग थी, इसलिए वहाँ का प्रतिनिधिमंडल भी अलग, ठीक है। तो ये आपकी वर्कशीट है और इस वर्कशीट के साथ आपको जो करना है वो ये करना है कि बेल्जियम की जातीय बनावट पर एक शॉर्ट नोट लिखिए, जिसमें ये सारे के सारे पॉइंट्स आएंगे पॉइंट्स में। और दूसरा मैंने आपको कहा एक डायग्राम के थ्रू आप सारा शो कर देंगे कहाँ पर कितने % लोग, कौन सी भाषा बोलने वाले लोग, ताकि आपको भी इजी हो, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन आपको जो करना है वो करना है कि बेल्जियम ने अपने संविधान में कौन सी 4 टकराव रोकने के लिए कौन से 4 बदलाव किए, वो सारे बदलाव आपने ये लिखे, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन हैं।
और ये आपकी आज की वर्कशीट है।